नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। अब भारत कहकर मारता है। आपने अभी लेटेस्ट देखा होगा पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लेकिन अब आपने ये भी देखा होगा कि अब रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर क्या होने वाला है। आपने देखा होगा बांग्लादेश की कहानी बहुत पुरानी है, बताएंगे 1 साल पुरानी है, लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी। सारी अपडेट बताएंगे शॉर्ट करके, और साथ के साथ ये भी बताएंगे ये ब्लेडी कॉरिडोर आखिर है क्या, और क्या कारण रहे कि वहां की सेना अब वहां के जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री, उनके ही खिलाफ हो चुकी है। एक एक करके सारी अपडेट बताएंगे। यदि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले तो बांग्लादेश की जो कहानी शुरू होती है तख्ता पलट की, वो अब से लगभग 1.5 साल पहले शुरू होती है। और वो कब शुरू होती है? जब वहां पर शेख हसीना की सरकार थी और अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा दबाव बनाया जाता है इस चीज को लेकर के हमें वहां पर एक छोटा सा द्वीप दे दीजिए ताकि हम वहां पर एक नई कंट्री डेवलप कर सकें और वहां पर एशिया के अंदर अपनी नजर रख सकें। और वो कंट्री कौन सी होगी? ईसाई कंट्री होगी। मतलब पूरी तरह से ईसाई कंट्री बसाने का वहां का प्रोग्राम था। लेकिन शेख हसीना की सरकार ने इसको पूरी तरह से मना कर दिया। फिर क्या था? फिर वहां पर एक षड्यंत्र रचा जाता है। किसके द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है? तो इस साजिश के पीछे क्या होते हैं? बांग्लादेश के राष्ट्रपति होते हैं, सेना प्रमुख होते हैं, मोहम्मद यूनिस होते हैं, खालिदा जिया होती है और खालिदा जिया के बेटे होते हैं, और साथ के साथ होती है पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई, जो ये षड्यंत्र रचती है और वहां पर पूरी तरह से तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती है। आपने भी देखा होगा ये जब वहां पर बांग्लादेश के अंदर ये सारा काम हो रहा था तो इसमें मुख्य हाथ किसका था? अमेरिका का हाथ था। काफी ज्यादा न्यूज चैनल इसमें दिखाया था क्या कारण था। और वहां पर जो मोस्टली पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, यानी पैसा लगाया जा रहा था इस षड्यंत्र के लिए, तो वहां पर मोस्टली पैसा लगाया जा रहा था जॉर्ज सोरोज का। आपने भी देखी होंगी ये तस्वीरें कि जॉर्ज सोरोज के बेटे मोहम्मद यूनिस से मिलते हैं बांग्लादेश के अंदर, यानी वो लगातार जॉर्ज सोरोज के संपर्क में थे। और आपको भी पता है कि जब से ट्रंप की सरकार आई है जॉर्ज सोरोज के ऊपर अच्छा खासा हथौड़ा भी चलाया जा रहा है। बांग्लादेश में आपने भी देखा होगा चुनावी धांधली की अमेरिका ने बार बार ये ब्लेम लगाया कि बांग्लादेश के अंदर चुनावी धांधली हुई है, शेख हसीना पूरी तरह से तानाशाही जैसा व्यवहार कर रही है। उसके बाद क्या होता है? फिर कोर्ट के अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर फाइलें खोली जाती है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जो कोटा मिल रहा था वो कोटा पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। न केवल स्वतंत्रता सेनानियों का कोटा समाप्त कर दिया जाता है, बल्कि वहां पर जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनका कोटा समाप्त कर दिया जाता है। साथ के साथ महिलाओं का कोटा समाप्त कर दिया जाता है और बाढ़ पीड़ितों का भी कोटा समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? वहां की पब्लिक रोड पर आ जाती है। मतलब ये जो षड्यंत्र रचाया जा रहा था अब उसका रिजल्ट सामने आना बाकी था। तो क्या होता है? वहां पर हिंसा भड़कती है। हिंसा भड़कने के साथ साथ क्या होता है? वहां पर हिंदुओं के ऊपर भी काफी ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं, निशाना हिंदुओं को बनाया जाता है। मतलब आप कह सकते हो ये जो षड्यंत्र रचा जाता है सरकार के खिलाफ रचा जा रहा था और धीरे धीरे ये षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ हो जाता है। लेकिन आपने भी काफी ज्यादा देखी होगी न्यूज, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार किया जाता है, वहां की महिलाओं का रेप किया जाता है, और तो और वहां पे महिलाओं को मारा तक भी जाता है। मतलब इतने बुरे हालात थे बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद क्या होता है? सेना प्रमुख ने भी साफ साफ सीधे सीधे बोल दिया शेख हसीना से, आप तुरंत यहां छोड़ो, मतलब आप तुरंत बांग्लादेश को छोड़ो और यहां से कहीं चले जाओ वरना आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद क्या होता है? शेख हसीना एक लास्ट रिकॉर्डिंग करना चाहते थे, जनता को अपील करना चाहते थे शांति बनाने के। लेकिन होता क्या है? वहां पर कुछ नहीं होता। उनको लास्ट रिकॉर्डिंग भी नहीं करने देते और उनको तुरंत बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ता है, भारत में आना पड़ता है, भारत में शरण लेनी पड़ती है। आपने भी देखी होगी कि तुरंत हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो भारत के अंदर लैंड होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बांग्लादेश के अंदर ये जो तख्ता पलट हुआ था, ये तख्ता पलट वहां पर एक षड्यंत्र के तहत होता है। लेकिन अब रिसेंटली क्या खबर निकलकर सामने आती है कि मोहम्मद यूनिस अपने आप को बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। और ऐसा क्यों बोला? एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में ये बात बोलते हैं कि वहां की जो सेना है वो उनके ऊपर दबाव बना रही है, मतलब वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। अब वो जनता के प्रति काम नहीं कर पा रहे जो जनता वहां पर चाह रही है। हालांकि जनता क्या काम चाह रही है वो तो आप लोगों को पता है। हालांकि जो
मोहम्मद यूनिस के समर्थक हैं वो भी खिलाफ आ चुके हैं मोहम्मद यूनिस के, और सड़कों पर आ चुके हैं, यानी सरकार के खिलाफ आ चुके हैं। अब मोहम्मद यूनिस चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं, क्योंकि सेना भी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ हो चुकी है, वहां की जो पब्लिक है मोहम्मद यूनिस के खिलाफ हो चुकी है। तो अब आखिरकार वहां पर होगा क्या? क्या शेख हसीना की सरकार वापसी आ जाएगी? क्या शेख हसीना फिर से गद्दी संभालेंगी? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा तो बहुत दूर तक चांस नहीं लग रहे फिलहाल अभी, लेकिन इस समय मोहम्मद सरकार के ऊपर तलवार अटकी हुई है। और साथ के साथ आप लोगों को यहां पर यह भी बता देते हैं, ये जो ब्लडी कॉरिडोर है, आखिरकार ये ब्लडी कॉरिडोर है क्यों? क्योंकि इसी कॉरिडोर को लेकर मोहम्मद सरकार और सेना के मध्य काफी ज्यादा मतभेद होते हैं। क्या होते हैं मतभेद? ये जो आप मैप के माध्यम से इसको समझो, तो बांग्लादेश से थोड़ा सा नीचे आओ तो ये आप रखाइन क्षेत्र देख रहे हो। ये जो रखाइन क्षेत्र आपने भी देखा होगा कि यहां पर अरकान आर्मी के द्वारा कब्जा करने की बात भी की गई है, आपने भी काफी ज्यादा न्यूज में देखा होगा। इस रखाइन एरिया के अंदर मोहम्मद यूनिस की सरकार ये चाहती थी कि यहां पर मानवीय सहायता दी जाए, यहां पर भोजन दिया जाए, यहां पर दवाइयां पहुंचाई जाए, और ये क्षेत्र में मोस्टली रहते कौन है? रोहिंग्या रहते हैं। तो इस कारण इस क्षेत्र को रोहिंग्या कॉरिडोर भी कहते हैं। जब ये बात सेना प्रमुख को पता चलती है कि यहां पर यानी रोहिंग्याओं के लिए मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है वो दवाई ये सब चीज भेजना चाहती है, तो उसके बाद क्या होता है? सेना, विपक्षी दल और बांग्लादेश के जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो पूरी तरह से मोहम्मद यूनिस के खिलाफ आ जाती है। ये जो प्रस्ताव रखा मोहम्मद यूनिस की सरकार के द्वारा सेना प्रमुख के सामने, तो सेना प्रमुख ने साफ साफ बोल दिया कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, और रोहिंग्या कॉरिडोर को ब्लडी कॉरिडोर बोल दिया। मतलब आप कह सकते हो रोहिंग्या कॉरिडोर ही ब्लडी कॉरिडोर है। और उन्होंने ऐसा बोला क्यों? उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इस काम को केवल और केवल चुनी हुई सरकार ही करा सकती है। मतलब आप जल्द से जल्द यहां पर चुनाव कराइए। मोहम्मद यूनिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सेना के द्वारा कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराइए दिसंबर 2025 तक। और साथ के साथ यह भी बोल दिया कि आप किसी भी सैन्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सैन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यह बोला गया कि ये जो काम किया जा रहा है मोहम्मद यूनिस के द्वारा, ये विदेशी ताकतों के द्वारा किया जा रहा है। और यहीं पर मोहम्मद यूनिस क्या बोलते हैं? ये जो सैन्य प्रमुख हैं ये विदेशी ताकतों के अंडर में आकर ये काम यहां पर कर रहे हैं। मतलब यहां पर सरकार को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं सेना प्रमुख। और इसी कारण इन दोनों के मध्य, मतलब सेना प्रमुख मोहम्मद यूनिस के मध्य मतभेद होने शुरू हो जाते हैं रखाइन क्षेत्र को लेकर, मतलब ब्लडी कॉरिडोर को लेकर। अब यहां पर यह साफ साफ बोली जा रही है कि मोहम्मद यूनिस ने साफ साफ यहां पर बोल दिया है कि मैं जल्द से जल्द यहां से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि यहां पर सेना का यह मानना है कि यदि कॉरिडोर के अंदर, मतलब ब्लडी कॉरिडोर के अंदर किसी प्रकार की विदेशी सहायता भेजी जाती है या हमारे द्वारा सहायता भेजी जाती है, तो ये बांग्लादेश की स्वायत्तता और अखंडता पर डिपेंड होगा। और ये काम केवल और केवल चुनी ही सरकार ही कर सकती है। और वहां पर जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है वो डायरेक्टली वहां पर सहायता भेजना चाहती है। अब इसी बात को लेकर दोनों के मध्य काफी ज्यादा मतभेद हो चुके हैं। लेकिन चाइना है, चाइना बांग्लादेश के कंधे पर अपना हथियार रखकर भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत अब वो भारत है जो पूरी तरह से कहकर मारता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर चलाने से पहले ही 15 दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वहां पर भारत बदला लेगा, और भारत ने लिया। अब बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए इस चीज को लेकर कि वो आखिर किस रास्ते को जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश जब से मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की सत्ता संभाले हैं तब से बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। भारत भी धीरे धीरे करके अपने सारे रिश्ते बांग्लादेश से तोड़ रहा है और उसको भिखारी बनाने पर आतुर है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी कि बांग्लादेश के अंदर आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।